हेलो स्टूडेंट्स, हम नदी के कार्य पढ़ चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है हिमनद के कार्य। चलो सबसे पहले देखेंगे कि हिमनद होता क्या है। तो हिमनद का मतलब है बर्फ की नदी। ग्लेशियर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लेशियर। नदी, नदी क्या थी? एक बड़ी राशि में बहता हुआ जल, बड़ी राशि में बहता हुआ जल। वैसे ही हिमनद या ग्लेशियर, हिमनद क्या है? बड़ी राशि में बहती हुई हिमानी। ये कोई पर्वत है और इस पर बर्फ जमी हुई थी बड़ी मात्रा में, वो लगातार नीचे की तरफ गति करेगी, तो ये चीज क्या कहलाएगी? हिमनद। चलो, हमने देखा था काम को 3 भागों में बांटा है, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। तो अपरदन हिमनद के द्वारा किस किस रूप में होगा? उत्पाटन, अपघर्षण। देखो सन्निघर्षण, जल दाब, गति क्रिया सारी होंगी, लेकिन सबसे मेन रोल जो है वो है उत्पाटन का। उत्पाटन सिर्फ हिमनद में मिलेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियां। इनको याद रखना है सारी। यू आकार घाटी, लटकती घाटी, सर्ग, अरेत, होर्न, नुन्नाटक, हिम सोपान, दैत्याकार सोपान, टार्न झील, पेटरनोस्टर झील, रोश मुटाने, फ्योर्ड। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछ लेंगे हिमानी अपरदन से निर्मित स्थलाकृति, हिमानी अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है। ऑप्शन क्या देंगे? वी आकार घाटी, अधःकर्तित विसर्ग, अधःकर्तित विसर्ग, एक दे देंगे ये क्षिप्रिका, और चौथा ऑप्शन दे दिया सर्ग। क्वेश्चन सिंपल सा है, हिमानी के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है। ऑप्शन दे दिया वी आकार घाटी, अधःकर्तित विसर्ग, क्षिप्रिका और सर्ग। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सर्ग। ये हम कब कर पाएंगे? जब हमें ये सारी स्थलाकृतियां याद होंगी। तो हमें नदी की, हिमानी की, वायु की 3 पढ़ेंगे और तीनों अलग अलग अपरदन की और निक्षेपण की याद रखनी है। तो चलो इनको समझेंगे। अब इनके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, एक पेज पे, जैसे ये पेज है, इस पे लिख लो नदी। नदी में एक तरफ अपरदन, दूसरी तरफ निक्षेपण। 10-12 नाम होंगे, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, अगले पेज पे हिमानी की, वायु के, और फिर इनको याद करने में इजी हो जाएंगे। ठीक है, देखो यू आकार घाटी, नदी में हमने पढ़ा था वी आकार घाटी। जैसे ये कोई चट्टान थी, इसमें से नदी गुजरी थी तो उसमें बनी थी वी आकार घाटी। और हिमानी में क्या बन रही है? यू आकार घाटी। तो नदी और हिमानी में फर्क ये है कि नदी में जो पानी है वो तली में अधिक कटाव करता है, जबकि हिमनद पार्श्व में और क्षैतिज, पार्श्वीय कटाव मतलब किनारों वाला कटाव और क्षैतिज कटाव, तली वाला कटाव बराबर करती है। इसलिए इससे जो घाटी बनेगी वो कौन सी बनेगी? यू आकार घाटी। तो वी आकार घाटी नदी से बनेगी, यू आकार घाटी हिमनद से बनेगी। और ये अंतर क्यों आएगा? इनके वेग के कारण और कटाव करने की दिशा के कारण। उसमें नदी में पार्श्वीय कटाव की बजाय लंबवत कटाव अधिक था, जबकि इसमें दोनों बराबर है, इसलिए यू आकार घाटी। अगला है लटकती घाटी। लटकती घाटी का मतलब है, देखो ये चट्टान में कोई यू आकार घाटी थी, अब इस तरफ से ढाल था तो ये कोई दूसरी घाटी, दूसरी हिमनद
किनारों को काट के इसमें एक यू आकार घाटी बनी। एक हिमनद इधर से आया, इसने इस घाटी को कटाव किया घाटी में, और एक यू आकार घाटी इधर बन गई। अब इन घाटियों को जब दूर से देखते हैं तो ये लगता है कि ये घाटी इसके अंदर, बड़ी घाटी में ये छोटी घाटियां लटक रही हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लटकती घाटी या हैंगिंग वैली। अब देखो सर्प, सर्प को समझेंगे। ये हमने बना दी चट्टान, इस पर से हिमनद नीचे की तरफ गतिशील है। ये हिमनद बहते बहते यहां तक पहुंचेगा तो ये कटाव करेगा चट्टान का, ये कट के इस स्थिति में आएगी, फिर ये कट के ऐसे आएगी। तो जो चट्टान ऐसी आकृति में थी उससे कट के और ये आराम कुर्सी जैसी स्थिति बन गई। कैसी स्थिति बन गई, कुर्सी की जैसी, कुर्सी में बैठते हैं वैसे। तो जो कटाव के कारण आराम कुर्सी जैसी आकृति बनेगी, आराम कुर्सी जैसी, उसको क्या बोलते हैं, सर्प। अगला है अरेत, अरेत को समझेंगे। ये चट्टान थी, इससे हमने बनाया था सर्प, ये सर्प बना दिया, आराम कुर्सी जैसी आकृति। दूसरी तरफ भी कटाव होगा, एक हिमनद इधर काम कर रहा है तो उससे भी आराम कुर्सी जैसी आकृति बनेगी। तो देखो ये दोनों तरफ से सर्प बन गए और ये क्या बन गई, दो सर्प एक चट्टान पे, दोनों दिशाओं से अगर सर्प गतिशील हैं तो उससे जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, अरेत। सर्प, एक सर्प ये था, दूसरा सर्प इधर काम कर रहा है, तो दोनों के दोनों तरफ से काम कर रहे थे, तो इससे जो तीखा कटक बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अरेत। और जब ये अरेत एक लंबे दूरी में बनते रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कंघानुमा आकृति बन जाएगी। जैसे कंघे में होते हैं दांते, वैसे ही ये बन जाएंगे अरेत। अब अगला है होर्न। होर्न क्या है, ये सर्प लगातार गतिशील है तो ये और भी कट के और आकृति जानवरों के सींग के जैसी सीधी खड़ी आकृति बन जाएगी, वो क्या होगी, होर्न। तो देखो सबसे पहले हमने देखा था यू आकार घाटी। यू आकार घाटी क्या थी, नदी के अपर्दन के, हिमनद के अपर्दन से बनी थी। लटकती घाटी, जब मुख्य घाटी में छोटी छोटी और घाटी आके और हिमनद आके मिल रहे थे, मुख्य हिमनद की घाटी में और हिमनद, तो उनसे जो कटाव से जो घाटी बनी थी वो दूर से लटकती हुई प्रतीत होती है, इसलिए लटकती घाटी। सर्प क्या था, चट्टान से एक आराम कुर्सी की जैसी आकृति बनेगी, वो सर्प थी। जब सर्प दोनों दिशाओं से गतिशील हो और उससे कंघानुमा जो आकृति बनती है वो क्या है, अरेत है। होर्न क्या है, जब अरेत का भी और ज्यादा कटाव हो जाए और एक जानवर के सींग के जैसी आकृति बन जाए, चट्टान सींग नुमा खड़ी आकृति में रहे, वो होर्न था। अब देखेंगे नुनाटक। नुनाटक या हिमानी द्वीप। तो देखो ग्लेशियर है, नीचे की तरफ जा रहा है चट्टानों में, एक ग्लेशियर नीचे की, इनके बीच में छोटे छोटे द्वीप बन जाएंगे, इनके कटाव के बीच में ये खाली जगह, यहां से कटाव नहीं हुआ चट्टान का और ये द्वीप आकृति बन गई, उसको क्या बोलेंगे, नुनाटक या हिमानी द्वीप। अब है हिम सोपान। नदी में हमने देखा था संरचनात्मक सोपान, अब क्या है, हिम सोपान। बनने की प्रक्रिया वही है, ये चट्टानें हैं, ये जो चट्टान थी ये कठोर चट्टान है, ये
मुलायम चट्टान है। इसके ऊपर से हिमनद आया, उसने इस चट्टान को काट दिया। अब वो हिमनद किधर से आएगा, उसके लिए ये जगह बन गई। ये चट्टान फिर कठोर थी, ये कोमल थी। कठोर चट्टान का कटाव धीरे होगा, कोमल चट्टान का कटाव जल्दी होगा और ये कट गई। अब देखो ये संरचना कैसी बच गई, सीढ़ीनुमा, जैसे हमारी सीढ़ियां होती हैं। तो ये सीढ़ीनुमा संरचना क्या कहलाएगी, हिम सोपान। अब अगला है दैत्याकार सोपान। तो जो ये चट्टानें छोटी थी, जब यही कटाव लंबी बड़ी दूरी में हो और जो सोपान बने वो बहुत बड़ी बड़ी, जो सीढ़ियां बने वो बड़ी बड़ी सीढ़ियां बने ऐसे। तो कैसे, इनको देख के क्या लगेगा, जैसे कोई राक्षस के लिए सीढ़ियां बनी हो, किसी दैत्य के लिए। तो बड़ी सीढ़ियां हैं, आकार बड़ा होने के कारण इनको क्या बोलेंगे, दैत्याकार सोपान। प्रक्रिया वही है जो हिम सोपान में होगी, आकार बड़ा होने के कारण दैत्याकार सोपान। अब है टोर्न झील। टोर्न झील को समझेंगे। अच्छा बता दो, ये कौन सी स्थलाकृति है आराम कुर्सी जैसी, ये है सर्प, आराम कुर्सी जैसी आकृति सर्प। इस पे ये हिमनद नीचे की तरफ गति कर रहा है, ये हिमनद यहाँ टकराएगा और ये आगे बढ़ेगा। तो ये यहाँ टकराएगा तो इस चट्टान को नीचे से काटेगा, काटेगा तो यहाँ पे गर्त बनेगा। इस गर्त में बर्फ इकट्ठी होगी, हिम इकट्ठी होगी, वो पिघलेगी और उसके पिघलने से जो झील बनेगी वो कौन सी झील होगी, टर्न झील। और जो ये गर्त बनेगा ये क्या कहलाएगा, सर्क बेसिन। सर्क बेसिन। ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बेसिन का मतलब होता है गहरा गर्त। जो गर्त है, जो नीचे धसी हुई भूमि है, उसी को क्या बोलते हैं, बेसिन। तो ये जो गर्त बनेगा इसको बोलेंगे सर्क बेसिन। इसमें हिमानी की बर्फ रहेगी, हिम रहेगी, उसके पिघलने से जो झील बनेगी वो कौन सी है, टोर्न झील। अगला है पेटरनोस्टर झील। ये हमने क्या बनाया, हिमसोपान। हिमसोपान। जब हिमसोपान में हिमानी नीचे की तरफ गतिशील रहती है तो सेम वही प्रक्रिया, ये हिमानी यहाँ पे टकराएगी तो गर्त बनाएगी चट्टान में। इस गर्त में हिमानी की हिम इकट्ठी होगी, पिघलेगी, झील बनेगी और उसको क्या बोलेंगे, पेटरनोस्टर झील। पेटरनोस्टर झील। तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन याद रखने हैं, टोर्न झील और पेटरनोस्टर झील बनती किसमें है, हिमानीकृत स्थलाकृतियों में बनती है। और टोर्न झील कहाँ बनेगी, सर्क बेसिन में बनेगी। और पेटरनोस्टर झील कहाँ बनेगी, हिम बेसिन में बनेगी। चलो अब देखेंगे रोश मुटाने या भेड़ पीठ शिला। ये कोई चट्टान है, ये चट्टान थी, इस पे हिमनद की जो प्रवाहित होने की दिशा है वो ये है, उल्टी दिशा में बह रहा है। तो इसका कटाव होके जो स्थलाकृति हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ये इधर से जिस दिशा से हिमनद ऊपर की तरफ गतिशील है वो तो उसका ढाल कैसा है, मंद ढाल है। और जिस दिशा में हिमनद नीचे उतर रहा था इसका ढाल तीव्र है। ये है हिमनद की गति की दिशा और ये स्थलाकृति मिली है। तो इस स्थलाकृति को देख के ये लग रहा है जैसे कोई भेड़ बैठी हो। ये इस तरफ भेड़ का मुंह है, ये भेड़ की पीठ है, ये देखो भेड़ के कान। तो ये भेड़, इस तरफ भेड़ का मुंह है, इधर भेड़ की पीठ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भेड़ पीठ शिला। और इसी का दूसरा नाम क्या है, रोश मुटाने। चलो अगला
तट, फ्योर्ड तट, डोलमेंशियन तट, रिया तट, वो हमारे काम के लिए हम देखेंगे फ्योर्ड तट को। ये हमने बनाई चट्टान, ये यहाँ पे क्या है नदी, हिमानी नीचे की तरफ आती है, यहाँ से चट्टाने ये नदी से टकराती है और इसके कटने से ये इधर नदी नहीं सागर तट है, सागर तट। तो सागर तट पे किनारों पे जो घाटियां मिलेंगी, घाटियां जो कटा फटा तट मिलेगा वो क्या है फ्योर्ड तट। सागर के किनारे पर जो कटा फटा तट मिलेगा वो है फ्योर्ड तट। ये 10-11 नाम थे। एक देखो हिमानी में ये हमने बनाया था अरे सर्प, इधर सर्प था, इस तरह की अरेत बनी थी। ये मिलते मिलते अगर यहाँ पे कोई दर्रा बनता है तो हिमानी के दर्रों को क्या बोलते हैं पोल। जैसे राजस्थान में दर्रे पड़ते हैं, भारत में दर्रे पड़ते हैं, वैसे ही अगर हिमानी के कारण कोई दर्रा बनता है तो उसको बोलते हैं पोल। चलो इनको एक बार वापस देखें। यू आकार घाटी, यू आकार घाटी में जब दूसरी छोटी नदियां हिम नदियां मिलती हैं उनसे जो घाटी बनेगी वो लटकती घाटी। सर्प आराम कुर्सी के जैसी, अरेत या तीक्ष्ण कटक, जब दो अरेत मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं अरेत। दो सर्प मिलते हैं तो उसको अरेत बोलेंगे, होड़। जब सर्प का ही अपर्दन अरेत का लगातार अपर्दन जारी है और ये एक जानवर की सींगनुमा आकृति बन गई वो होड़। नुन्नाटक या हिमानी द्वीप, ग्लेशियर के बीच में जो द्वीप नुमा आकृति बन जाती है वो नुन्नाटक है। हिम सोपान, कोमल और कठोर चट्टानों के कारण जो सीढ़ी नुमा संरचना बनेगी वो हिम सोपान है। दैत्याकार सोपान, हिम सोपान का बड़ा रूप दैत्याकार सोपान। टोर्न झील क्या है? किसी सर्प बेसिन में जो झील बनेगी वो टोर्न झील है। पैटरनोस्टर झील, हिम सोपान में जो झील बनती है वो पैटरनोस्टर झील है। और हर सीढ़ी में लगातार कई सीढ़ियों में अगर ये झील बन गई तो एक माला के रूप में दिखाई देगी, उसको बोल देते हैं मालाकार पैटरनोस्टर झील। रोश मुटाने क्या है? ऐसे जैसे कोई भेड़ बैठी हो। फ्योर्ड तट, फ्योर्ड तट में याद क्या रखना है, सागर तट के पास मिलेगा। सागर तट के पास जो कटा फटा भाग मिलेगा, कटा फटा तट, वो है फ्योर्ड तट। चलो अब इसके बाद में हम देखेंगे हिमनद से निक्षेपण की स्थलाकृतियां। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अभी हमने देखा था हिमनद के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां और अब देखेंगे हिमनद के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। तो देखो निक्षेपण, निक्षेपण का मतलब क्या है? अपर्दन से, कटाव से जो पदार्थ हमारे पास परिवहित होके आया है वो किसी ना किसी रूप में इकट्ठा तो होगा ही, तो उससे जो आकृतियां बनेंगी वो पढ़ेंगे निक्षेपण में। तो उससे पहले एक शब्द देखते हैं टिल। टिल का मतलब है हिमानी के अपर्दन में जो अवर्गीकृत पदार्थ, कुछ छोटे टुकड़े हैं, कुछ मिट्टी है, मृत्तिका, गोलाश्म, समझने के लिए कुछ छोटे कुछ बड़े पत्थर है, कुछ छोटे पत्थर है, कुछ मिट्टी है, कुछ बारीक कण है, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? टिल। ठीक है, अब देखो इस चीज को ध्यान से समझेंगे। जो नदी के निक्षेपण की स्थलाकृतियां हैं उसमें दो चीजों का योगदान होगा, एक तो हिमोड़ का, एक हिमोड़ प्लस जलोढ़। हिमोड़ का मतलब है हिमानी के अपर्दन से निकला हुआ अवसाद। हिमोड़ नाम से ही समझ में आ रहा है हिमानी या हिमनद। हिमानी के अपर्दन, हिमानी के अपर्दन से निकला अवसाद, ये तो क्या है? हिमोड़।
और जलोढ़, जलोढ़ की बात है। जलोढ़ क्या है? नदी के अपर्दन से निकला अवसाद। नदी या पानी, जल, जल के अपर्दन से निकला अवसाद। तो देखो हिमोड़, हिमोड़ अब ये नहीं है कि यहाँ पे नदी आएगी, इसका मतलब है ये है चट्टान पर ऊंचाई, जो पहाड़ी है, चट्टान है, पर्वत है, इसमें ऊंचाई पर तो बर्फ कम तापमान के कारण जमी रहेगी, जल है वो हिम के रूप में रहेगा। पर जैसे जैसे नीचे आएगा तापमान इसको ज्यादा मिलेगा और ज्यादा तापमान के कारण ये पिघल जाएगा, जलीय रूप में आ जाएगा। लेकिन अपने साथ अवसाद तो लेके आया था और अवसाद जिस जगह से इसने लिया था उस जगह ये हिम रूप में था। अब ये बहते बहते परिवहन के दौरान कम तापमान के कारण यही हिम थी, ये जलीय रूप में परिवर्तित हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया जलोढ़ और हिमोड़ दोनों का मिला के जो आखिर में चोटी से दूर चलते चलते जो अवसाद मिलेंगे, जो निक्षेपित स्थलाकृतियां मिलेंगी, वो कौन सी होंगी? हिमोड़ और जलोढ़ दोनों के संयुक्त रूप से। तो देखो जो सिर्फ और सिर्फ हिमोड़ से बनती है वो दो स्थलाकृतियां हैं, कौन सी? नाम ही हिमोड़ है, मोरेन, हिमोड़, ड्रमलिन, दोनों अलग अलग याद रखनी है। और ये बात भी याद रखनी है कि ये हिमानी के हिमोड़ अपवर्तित पदार्थों से बनती है। तो देखो हिमोड़ क्या है? हिमोड़ का मतलब है ये चट्टान थी, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर यहाँ नीचे उतरा है, तो इसके साथ जो अवसाद थे वो इस रूप में जमे, इकट्ठे होंगे। इनका जमाव, ये जो आकृति हमें दिख रही है ऐसी आकृति में होगा। तो हिमोड़ के भी कई प्रकार हैं। कुछ हिमोड़ है जो पार्श्व भागों में जमा होंगे, कुछ इसके बीच में इकट्ठे होंगे, कुछ तली में, हमें ये ऊपर की आकृति दिख रही है, इसको 3D बनाएंगे तो इसकी तली में, इसके नीचे की तरफ, और कुछ भाग इसके आखिर में, और उसके बाद में बहता बहता अवसाद पानी के साथ आगे चला जाएगा। यहाँ पे कुछ पानी है, कुछ हिम मिला हुआ है, तो जो उतरते जो ये आकृति बनी है इस रूप में, ये क्या है? हिमोड़। हिमोड़ के प्रकार मध्यस्थ, पार्श्वीय और तली वाले, अंतिम हिमोड़, ये हमारे काम के नहीं है, याद क्या रखना है? हिमोड़। अब अगला है ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या है? जो अवसाद जमा होंगे वो इस रूप में जमा होंगे। और जब इनको दूर से देखते तो ऐसे लगता है जैसे कोई नाव उल्टी रखी है, ये एक उल्टी नाव है, दूसरी, तीसरी, या फिर किसी ने बहुत सारे अंडे एक साथ रख दिए, अंडों को जमा के रख दिया। तो जो ड्रमलिन है, ड्रमलिन, इसकी आकृति कैसी लगती है? अंडों की टोकरी जैसी, अंडों की टोकरी जैसी। तो ड्रमलिन पे दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ड्रमलिन स्थलाकृति बनती है नदी के अपर्दन से या नदी के निक्षेपण से, तीसरा ऑप्शन होगा हिमानी के अपर्दन से, और चौथा ऑप्शन हिमानी के निक्षेपण से। तो इसका आंसर क्या हो गया? हिमानी के निक्षेपण से। अगला क्वेश्चन बन सकता है ड्रमलिन की आकृति दिखने में कैसी होती है? जानवरों के सींग के जैसी, आराम कुर्सी के जैसी, सीढ़ी नुमा, या फिर अंडों के टोकरी जैसी। तो ड्रमलिन की आकृति कैसी होगी? अंडों के टोकरी जैसी। चलो, ये दो आकृतियां हमने देख ली सिर्फ हिमोड़ से निर्मित। अब देखेंगे हिमोड़ प्लस जलोढ़ से निर्मित। ये चार नाम है, चारों इंपॉर्टेंट है। हिमनद में हमने जो नाम पढ़े अपर्दन और निक्षेपण सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखो एस्कर, केन, कैटल, हम्मा, इनको समझेंगे।
एस्कर, एस्कर क्या है? लहरदार कटक। यानी कि यहाँ पे बीच में एक कटक बन गया, फिर ये खाली जगह थी, फिर एक कटक बन गया, फिर एक कटक बन गया। तो जो ये एक बना लहरदार, इसको क्या बोलेंगे? कटक। ये एस्कर, जो हमें एक कटक दिख रहा है ये है एस्कर, लेकिन हिमनद से जो निक्षेपण होगा इसमें ये एक लगातार एक साथ कई एस्कर मिलेंगे और इनको देख के दूर से क्या लगता है? जैसे कोई माला, माला की ओर रखी हो, मोतियों की माला। जैसे ये एक मोती है जो एक एस्कर था, ये दूसरा मोती, तीसरा मोती। तो एस्कर को दूर से देख के क्या लगता है? जैसे मोतियों की माला की ओर रखी हो, और इसी को क्या बोल देते हैं? मालाकार एस्कर, जो माला के रूप में है, मालाकार एस्कर। एक शब्द में देखें तो लहरदार कटक को क्या बोलते हैं? एस्कर। केम, केम क्या है? देखो एस्कर भी टाइप का टीला था, कटक था, और केम भी टीला है, लेकिन केम में इसमें अंतर क्या है? तीखा, तीक्ष्ण कटक मिलेगा, वो है केम। हमने अरेख में भी देखे थे, अरेख अपरदन से था, और ये किससे है? निक्षेपण से है। जो एस्कर था वो उसमें तीखापन कम है, लहरदार है, और इसमें ढाल तीव्र है, तो ये केम है। कैटल, कैटल का मतलब ये है इसके अवसाद जार अपने साथ जाते जाते गहरे गर्त का भी निर्माण करते चलते हैं। तो जो गर्त बनेंगे वो क्या है? कैटल। जो टीले थे वो केम है, और जो गर्त बने वो क्या है? कैटल। कैटल, गर्त। अब इनके बीच में जो जगह थी, यहाँ पे हिमोड और जलोढ़ का अवसाद जमा हो गया और ये एक टीला बन गया। इस टीले को क्या बोलेंगे? हम्मक। केम भी टीला था, एस्कर भी टीला था, वो स्वतंत्र जगह पे बन रहे थे, और जब दो कैटिल गर्तों के मध्य जब अवसाद के जमाव से कोई टीला बनेगा उसको क्या बोलेंगे? हम्मक। तो देखो निक्षेपण में जो है इन पे क्वेश्चन ये आ सकता है, अंडों की टोकरी जैसा कौन सा है? तो ड्रमलिन है। माला के रूप में मोतियों की माला पिरो रखी हो, ऐसा कौन सा दिखता है? एस्कर दिखता है। तीखे कटक वाला, तीखे किनारों वाला कौन सा है? केम है। गर्तनुमा कैटिल, और कैटिल और जो कैटिल है इसके मध्य में अगर कोई टीला है वो क्या है? हम्मक। और अवर्गीकृत अवसाद को क्या बोलते हैं? टिल। ये है कैटिल और ये है टिल। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। फटाफट हम इसका रिवीजन करेंगे। हमने देखा था अपर्दन, अपर्दन में कौन कौन सी स्थलाकृतियां थी? फटाफट, यू आकार घाटी, लटकती घाटी, और सर्ग, अरेत, श्रृंग, रोष मुटाने, वो सब हम देख चुके। निक्षेपण, निक्षेपण में हमने देखा सबसे पहले टिल, टिल है अवर्गीकृत पदार्थ। फिर देखा दो भागों में बांटा है, हिमोड और हिमोड प्लस जलोढ़ दोनों। हिमोड में जो एक आकृति आई थी वो हिमोड, दूसरी ड्रमलिन, इसमें थी एस्कर, केम, कैटिल, हम्मक। एस्कर है लहरदार कटक, केम है ये तीखे टीले, और कैटिल है गर्त, हम्मक क्या है? कैटिल के मध्य मिलने वाले टीले। अच्छा एक शब्द और है क्या? यह है अवक्षेप मैदान या आउटमोस्ट प्लेन। ये हमने बनाया था हिमोड। ये जो सबसे आखिर में जमा थे इनको हमने बोला था अंतिम हिमोड।
जब ये जो हिमोड और जलोढ़ का जो पानी आ रहा है उसका बहाव तेज था, अवसादों को इसने अंतिम हिमोड के बाद में बहा के, अपने वेग से बहा के, और ये इसके बाहर फैल गया और इसने अवसाद एक लंबी चौड़ी दूरी में इकट्ठे कर दिए, जमा कर दिए। तो इससे जो मैदान बनेगा वो क्या है? अवक्षेप मैदान। तो अवक्षेप मैदान में बस ये याद रखना है कि अवक्षेप मैदान हिमनद से बनता है। चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे वायु से निर्मित स्थलाकृतियां।